नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है हमारे पास। तो आइसोमेरिज्म आपके पास फिनोमेना इसको बोलते हैं कि जब आपके पास कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो उनकी आपके पास अरेंजमेंट होगी उसमें वो डिफरेंट होगी, तो उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जो आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे इनको एक दूसरे का आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर्स आपके पास टू टाइप्स के हैं बेसिकली, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। आज के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली आपके पास पहले हम इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। अब आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है। इसमें आपके पास स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल। तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें जो स्पेस में उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेसिकली आपके पास ये डिफरेंस है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपके पास टू टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का जो ज़्यादा फोकस होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे होगा, क्योंकि आप लोग ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पहले भी कर चुके हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप लोग कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होते हैं। सिस आपके पास होता है जब एक कार्बन पे आपके पास ऐसे डिफरेंट ग्रुप हैं लेकिन आपके पास ये जो इनके ऊपर आपके पास अरेंजमेंट इनकी सेम है, ठीक है। लेकिन आपके पास इस तरह से एक कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप सेम पोजीशन पे अटैच हैं। लेकिन ट्रांस में आपके पास क्या होगा कि आप इनमें से किसी भी एक कार्बन को रोटेट कर देंगे। हमने इस कार्बन को जब रोटेट किया तो हाइड्रोजन ऊपर चला गया और आर नीचे आ गया, तो अब आपके पास जो सेम ग्रुप है उनकी अपोजिट पोजीशन हो गई है और यहाँ पे भी अपोजिट पोजीशन है, तो ये आपके पास ट्रांस स्ट्रक्चर बन गया और ये हमारे पास सिस स्ट्रक्चर था। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इसको हम इसके आपके पास 5 टाइप्स हैं, तो इसको हम कल करेंगे। अभी हम अपना फोकस स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ही रखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कायरल सेंटर क्या होता है। अब कायरल का मतलब यहाँ पे होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिकल मीन्स कि जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करते हैं हाफ में तो आपके पास जो दोनों साइड्स होंगी वो डिफरेंट आती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। कायरलिटी इज़ द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप पहले अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें कि ये आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, आपने इसको बीच में से ये जो आपके पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका, ठीक है। आप अगर इसको बीच में से हाफ में डिवाइड करते हैं तो जो इसका मिरर इमेज आपको पता है हमेशा ऑपोजिट होते हैं, तो जब इसका मिरर इमेज होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकेंगे। अगर आप उसको दूसरे के ऊपर रखो तो वो सेम उसी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। मतलब एक तरफ बाजू है दूसरी तरफ बाजू है, तो जब आप इसको दरमियान में से डिवाइड करके और एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे मिरर इमेज के थ्रू, तो वो ईज़िली हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल इमेज, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का काम है तो फिर तो कायरल सेंटर आपके पास नहीं है। कायरल सेंटर कब होगा? जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं और वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हाथ की एग्ज़ाम्पल इसमें ले सकते हैं। आप अपने हाथ को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास दो तरह से हो सकते हैं। अगर आप इसको दो तरह से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इसको इस तरह से हाफ में भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हैं फिर भी जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ये वाली इंटायरली डिफरेंट है इस चीज़ से। अगर आप इस तरह से इसको
इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं हाफ में, तो ये आपके पास देख सकते हैं आप, ये दोनों फिंगर्स डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तब भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं। सुपर इम्पोज तब होंगी जब दोनों तरफ अगर आप इसको डिवाइड करते हैं और आपके पास जो साइज़ यहाँ पे फिंगर्स का वही उस तरफ भी होता, फिर आपके पास सुपर इम्पोजेबल था। अब इस कंडीशन में आप इसको जिस भी प्लेन से डिवाइड करेंगे ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास है अभी कायरल सेंटर में, और आपके पास क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे आर एसिमेट्रिक। ठीक है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही है कि जब आप उसको प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो दोनों तरफ सेम आना चाहिए, जबकि कायरल में सेम नहीं आ सकता। कायरलिटी इज टिपिकली सीन इन मॉलिक्यूल दैट हैव अ कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये प्रॉपर्टी उनमें होगी जहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। इसको भी आगे हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, वो वाला प्लेन जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टू में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हैंड की एग्जांपल देके बताया था कि उसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो जब आपने उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में से डिवाइड करना है तो फिर वो उसके बाद की बात है, हमें देखने कि वो सुपर इम्पोज है या नहीं है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या है कि आप उसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ आप जो मैंने आपको हैंड की एग्जांपल दी थी उसमें सिर्फ 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग इस पर इतना आप लोगों ने फोकस नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, आप उसको जब डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर उसको डिससिमेट्रिक या फिर कायरल कहते हैं। मतलब जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कायरल होते हैं, और जो कायरल होते हैं वो डिससिमेट्रिक होते हैं। और जो डिससिमेट्रिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब उसकी सिमेट्री नहीं है तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। अगर आप वही वाली एग्जांपल कर लें हैंड की, तो वो जो उसका इमेज होगा वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आपके पास जो आपके हैंड की 5 फिंगर्स हैं वो 5 की डिफरेंट हैं, तो वो इस वजह से सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं। Chiral molecule has at least one asymmetric center, does not have a plane of symmetry and not superimposed on their mirror image। ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हमने जितने भी देखने हैं कंपाउंड्स वो कार्बन वाले ही देखने हैं। बाकी जो आपने एग्जांपल्स किए हैं हैंड की या जो भी आपको एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, लेकिन बेसिकली हमने इसमें कार्बन को डील करना है। ठीक है, तो आप इसमें कार्बन के कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपने देखना है इसमें जो कार्बन है वो कायरल है या नहीं है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा। अब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल, आपको पता है कायरल और एसिमेट्री ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई सिमेट्री तो नहीं है ना। एक तरफ आपके पास ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये ब्रोमाइड है और ये मिथाइल है। तो आपके पास इस कार्बन के साथ चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, कोई सेम ग्रुप नहीं है। अगर 2 भी सेम होते तो ये नॉन कायरल होता, लेकिन ये आपके पास कायरल है क्योंकि इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, ये आपके पास कायरल कार्बन है। और हमेशा जब भी अभी आगे हम जो ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, तो जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि जो ए कायरल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, एक और अगर हम एग्जांपल देखें, ये आपके पास कार्बन है, इस कार्बन की इस तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस तरफ कार्बन है, तो इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। इस वजह से ये आपके पास क्या होगा, ए कायरल। ये वाला कार्बन भी ए कायरल। तो इसमें आपके पास 2 ए कायरल प्रेजेंट हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी आपके पास सेम है। ठीक है, 2 ए कायरल प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये इसका आइसोमर है तीनों। यहाँ पे आपने दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन कर ली और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर ली। अब यहाँ पे भी है तो आपके पास कायरल कार्बन। ठीक है, क्योंकि चारों इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन कायरल होने के बावजूद इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये इसकी क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसको इस प्लेन से कट करेंगे, इस प्लेन से कट करें तो आप देखें कि ये वाला जो इमेज होगा ये इसके साथ सुपर इम्पोज हो सकता है अगर आप इसको इस प्लेन से कट करेंगे। ठीक है, और फिर जो वाला पार्ट आएगा इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं।
तो आपके पास ये दोनों जो एग्जांपल हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर इसको कायरल कार्बन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में अब हमने देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास लाइट सोर्स से जो लाइट आती है, आपको पता है कि लाइट हर डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर सकती है, तो हमने उस लाइट को 3D से 2D में कन्वर्ट करना है, और 2D में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसको किसी कंपाउंड में से पास करना है। आप ये वाली अरेंजमेंट देखें, ये आपके पास लाइट है, ठीक है। लाइट आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रिकल लाइन है, तो ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर है, एक्स वाई और जी, ठीक है, 3 डायरेक्शन में। फिर आपने इसको पोलराइड में से पास करना है और ये 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 2D स्ट्रक्चर में से कन्वर्ट होने के बाद हमने इसको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से पास करना है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर से पास करने के बाद हमने देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास पहले अगर आप इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखें, तो इसमें जब वो लाइट पास होने के बाद जो भी आप ले रहे हैं एग्जांपल, तो जब वो आपके पास रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो इट मीन्स कि वो लाइट पास होने से रोटेट कर जाएगा। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स कि वो डेक्सोरोटेटरी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन जब वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ऑपोजिट साइड पे जब वो करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइन, और इसको बोलते हैं लेवोरोटेटरी, और ये होता है डेक्सोरोटेटरी। तो आप ये देखें, द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इज सेड टू बी डेक्सोरोटेटरी, इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन पॉजिटिव। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज सेड टू लेवोरोटेटरी, इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन माइनस। तो नेक्स्ट आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अब हमने देखना है कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है आइसोमर और कौन सा लेवोरोटेटरी आइसोमर है आपके पास। तो इसमें कुछ एग्जांपल से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड को पहले हमने देखना है कि ये आपके पास कायरल है या नहीं है, क्योंकि अगर तो वो आपके पास एक कायरल है तो इट मीन्स कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो हम इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें लैक्टिक एसिड को, तो आप देख सकते हैं कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इट मीन्स कि ये आपके पास कायरल कार्बन है। इसके लिए हमने कंडीशंस नहीं देखी अभी, कंडीशंस पहले देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी हो इसको समझने में। कंडीशंस इसकी क्या क्या हैं, एक तो आपके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, फिर आपके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी टाटारिक एसिड से, ये वाली जो आपने एग्जांपल की है कि ये है तो कायरल कार्बन ना दोनों, लेकिन फिर भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनने चाहिए। सुपर इम्पोजेबल, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑब्वियस बात है सुपर इम्पोजेबल इमेज होंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना सुपर इम्पोजेबल इमेज है, तो ये आपके पास दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जबकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास दो एग्जांपल हैं, एक लैक्टिक एसिड के और एक टाटारिक एसिड के हैं। तो पहले अगर हम लैक्टिक एसिड को देखते हैं, लैक्टिक एसिड में जब हमने इस कंपाउंड को 2D लाइट के आगे रखा और इसने क्या किया कि ये आपके पास देखें, आपके पास दो स्ट्रक्चर बन गए हैं, पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी, और इनको एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। एनेंशियोमर्स का मतलब होता है कि वो आपके पास दो डिफरेंट या ऑपोजिट स्ट्रक्चर बन गए हैं, तो ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हैं दोनों। लेकिन सम टाइम क्या होता है आपके पास, ये देखिए, ये हमने लैक्टिक एसिड लिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड को जब प्लेन पोलराइज लाइट में से हमने जब इस में से पास की है तो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव करा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसने मूव किया।
तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डेक्स्ट्रो और लेवोरेटरी में कन्वर्ट हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हैं दोनों। लेकिन आपके पास एक केस ये होता है कि आपके पास 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आते हैं और 50% लेवोरेटरी आते हैं, तो उस टाइम इसको रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और क्योंकि वो दोनों सेम अमाउंट में इक्विमोलर होते हैं, तो उस टाइम भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव इसके सिर्फ आपके पास ये दो आइसोमर हैं, डेक्स्ट्रो और लेवोरेटरी। अच्छा, लैक्टिक एसिड आपके पास पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया। जबकि नेगेटिव ने क्या किया, उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाया। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है, इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इट इज़ ऑप्टिकली एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म, रेसेमिक मिक्सचर ये बनाता है। और ये लाइट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखनी है टार्टारिक एसिड की। टार्टारिक एसिड में आप अगेन हमने देखना है इसके कितने आपके पास आइसोमर बनते हैं। इसके आपके पास 4 आइसोमर्स बन रहे हैं और 4 में से आप क्या करेंगे कि 4 में से देखा है अभी हमने कि जो 2 थे आपके पास वो ऑप्टिकली एक्टिव थे और 2 आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ये आपने टार्टारिक एसिड लिया, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइज को इसने जब क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। जब इसने लेफ़्ट साइड पे किया एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये लेवो रोटेटरी हो गया। और जब इसने ऐसे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एट ए टाइम दिए तो इक्विमोलर वो आपके पास ये इक्विमोलर मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म इसको रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और एक आपके पास मेज़ो स्ट्रक्चर क्या होता है, मेज़ो में भी क्या होता है कि ये कायरल कार्बन तो इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं और अगर ये सुपर इम्पोज हो जाएं तो फिर ये आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हमने कंडीशन में देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनने चाहिए। तो जो ये आपके पास है उसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो इट मीन्स कि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो आपके पास टोटल टार्टारिक एसिड के टार्टारिक एसिड के 4 आइसोमर बने हैं, 1 2 3 4 आइसोमर बने हैं। इनमें से 2 आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हैं और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास